What is happening? So, the news about international financial developments is not always about serious financial crisis with nations on the brink of the collapse. WTO में हमने किया था ना, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स फ्रेम कर लो, जियोपॉलिटिकल जो हम लोगों के आसपास के रीजन्स हैं वहाँ पे आप कंबाइंड अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो भी है हम अडॉप्ट कर सकते हैं. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का प्रोविजन WTO हमको देता है. सो ये जो यूरो है ना, दिस इज एक्चुअली अ रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक जिसमें हम लोगों की फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कंबाइंड है. हम मार्केट को एज वन मार्केट देखते हैं. ठीक है, देयर इज फ्री फ्लो ऑफ not only goods and services, but also there is a comprehensive monetary and fiscal policy undertaken, especially monetary policy. So one development which can be viewed in a positive light, certainly by those which favor economic integration, क्योंकि अभी तक हमको ये समझ आ गया था कि हमें अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो हमारी जो ये फाइनेंशियल मार्केट ग्रो हो रही है, हम जो ये ट्रेड हमारा इतना ज्यादा इन डेप्थ हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो अब हमको अगर अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हार्मनी मेंटेन करना है, रिमेंबर पॉलिटिकल हार्मनी ऑल्सो, तो हम लोगों को इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी. क्योंकि अभी तक जो भी क्राइसिस हुए थे, चाहे वो ग्रेट डिप्रेशन था, चाहे वो हमारा 2008 वाला हमने जो क्राइसिस डिस्कस किया, या हमारा जो एशियन क्राइसिस, या अगर हम ये यूरोपियन कम्युनिटी की बात करते हैं तो आप देखो स्टेज 1 में लिखा है 1991. तो 1991 से पहले हम वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंस कर चुके थे, हम ग्रेट डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर चुके थे, हम ओपेक वाला इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन वाली चीज एक्सपीरियंस कर चुके थे. तो हमें ये समझ आ गया था कि एक जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बाकी जगह पे ट्रांसफर होएगी ही होएगी. तो इस वजह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को फेवर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरो हैपेंड. Now, the idea of the euro can be traced back at least to the Delors report of 1989, who was the president of European Commission, into which introduced a three-stage plan. So, first stage was it removed all controls on the movement of capital within the European countries. ठीक है, कैपिटल फ्री फ्लो, कोई कंट्रोल हम नहीं करेंगे, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. स्टेज 2 विच बिगेन इन 1994, दैट इज आफ्टर 3 years. आप देखो इन्होंने स्टेजेस कितने सिस्टमैटिकली फ्रेम की है. एकदम से चेंज नहीं लेके आए, जैसे अर्जेंटीना ने क्या कर दिया, इमीडिएटली 50% इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट, एकदम से नहीं लेके आए. एक स्टेज को टाइम दिया कि लोग, कंट्रीज, जो हम यहाँ पे अपना स्टेप ले रहे हैं उस स्टेप को एडजस्ट कर पाए, उस स्टेप से अकोमोडेट कर पाए, उस स्टेप को यूज टू हो पाए, इकोनॉमी में उस एक पर्टिकुलर स्टेप के इम्पैक्ट हम देख पाए. तो बहुत ही सिस्टमैटिकली स्टेजेस प्लान की गई थी. So stage 1, which removed all controls on the movement of capital within the European community. Stage 2, which involved the establishment of the European Monetary Institute, which coordinated the separate national central banks in an effort to steer the community towards a common currency. पहले हमने बोला कैपिटल को फ्री फ्लो करो. सेकेंड, यूरोपियन मॉनेटरी इंस्टीट्यूट बनाया गया, जो हमारे डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स थे उसको हम कैसे एक करेंसी की तरफ मूव कर सकते हैं. और आप देखो ये बहुत बड़ा स्टेप है एज कंपेयर टू फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट जो फर्स्ट स्टेज था. इसलिए इसके बाद 5 साल का प्रॉपर टाइम पीरियड रखा गया कि इसको, बिकॉज देर आर सो मेनी कंट्रीज इन्वॉल्व, देर आर डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व, देर आर डिफरेंट पॉलिसीज विच दे फॉलो, देर आर डिफरेंट करेंसीज. तो उस चीज को हमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है उसको प्रॉपर 5 साल का टाइम दिया गया. एंड फाइनली इन स्टेज 3 इन 1999 it involved the establishment of irrevocably fixed exchange rates. Irrevocably fixed exchange rates. अब जो ब्रेक्जिट का केस हुआ था जिसमें आई रिमेंबर रितिका एंड अभिषेक, they presented it very well. और ये इतना कोई पुराना टाइम नहीं है 1999. आई डोंट नो आप लोग व्हाट ईयर यू गाइस आर बोर्न इन. आई एम बोर्न इन 1992. तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि 1999 बहुत पुराने जमाने की बातें हैं जो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे टाइप्स. तो आप ये देखो कि इतना सिस्टमैटिकली अप्रोच करके यूरो का अभी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है. और फिर अगर कोई कंट्री इससे बाहर निकलना चाहती है तो वो 1 साल में तो नहीं निकल जाएगी. जो मैक्रो में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेक्सिट के बारे में, अभी कहाँ पहुंचा. सो आई रिमेंबर 1 or 2 पीपल सेइंग अरे वही चलता जा रहा है मैम, अरे मैम चलता ही जा रहा है, हो ही नहीं रहा है. अरे बट ये भी देखो ना, इतना सिस्टमैटिकली हम एंटर किए, हमें 10 साल लगे हैं 1991 till 1999. इट टुक अ डिकेड
कि हम एक सिस्टम फ्रेम करें, उसमें से कोई कंट्री ऐसे इतनी आसानी से तो नहीं निकल जाएगी। सी, ये जब आपको बैकग्राउंड पता होगा ना, और अब आप इन फ्यूचर जाके ये चीज कहीं पे डिस्कस करोगे या फ्यूचर कुछ आता है न्यूज में, तो जरूरी नहीं है कि हम ये स्टेटमेंट्स किसी को बोले कि हमें पता है, बट द वे वी ग्रास्प थिंग्स, द वे आर थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, वो सारी चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है। दैट डेवलप्स एन इनहेरेंट कॉन्फिडेंस विद इन अस व्हेन वी आर डिस्कसिंग थिंग्स। जरूरी नहीं आप सेम चीज बोलो कि मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, पर जिस तरीके से आप उसको डिलीवर करोगे ना, दैट एंटायर थिंग चेंजेस व्हेन यू नो द बैकग्राउंड। ओके, so at first the euro was used only in credit and banking statements and only for electronic transfers, with the euro amount showing on invoices, receipts and so on, but the old monies were still used for the cash settlements. However, by 2002, the old monies had been entirely withdrawn and the euro was in widespread use. 1999 में हमने इंटरलिंक किया, 3 साल तक सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में रखा, 2002 में हमने उसको प्रॉपरली ओल्ड मनीज को विड्रॉ किया और यूरो को फंक्शनिंग किया, मेकिंग इट मच इजियर एंड चीपर टू ट्रैवल एंड ऑल्सो टू डू बिजनेस विदाउट दिस थ्रू आउट दिस यूरोजोन. The withdrawal of a dozen European currencies and replacement with a single common currency was not a simple enterprise. For one thing, it cost up to 1% of a year's GDP. And this estimate does not include all the pre-existing private contracts, financial and otherwise, that had to be rewritten. तो अगर कंट्रीज ने इतना कॉस्ट बियर किया है, इंडिविजुअल ने भी टुगेदर भी एक सिस्टम फ्रेम किया है 10-12 साल के अंदर, ऐसे कैसे कोई कंट्री इमीडिएटली वहां से निकल जाएगी, मेरा मूड नहीं है मैं निकल रहा हूं? इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट. सो अनदर कॉम्प्लिकेशन वाज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कन्वर्जन रेट. पहले जो हम लोगों की करेंसीज चल रही थी, डोमेस्टिक करेंसीज, उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, किस रेट पे कन्वर्ट किया? यूरो में. So this job was given to the General Council of the European Central Bank, that is ECB, which was established in 1998. Okay, I want Ravi to say something. Ravi, आपने, I hope you are still there and leave नहीं किया हो. Yes ma'am. रवि, आप, अच्छा आप जो बोल रहे हो मुझे अब उस टाइम तो सुनाई दे रहा था, आपने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे पीपीटी दी थी. Yes ma'am. उसमें ईसीबी आया था? नो मैम, नो मैम, वो वाला पार्ट कवर नहीं करा था शायद हमने. नहीं किया था, मुझे क्यों याद है फिर? मैम आपने बोला था कि ये वाला जो पार्ट है मैं अलग से समझा दूंगी अलग से, क्योंकि वो हमने इंक्लूड नहीं करा था जहां तक मुझे याद है. अच्छा, वरना अगर होता तो मेरे को याद होता. तो क्या फिर मैंने ईसीबी वाला केस क्लास में डिस्कस, मतलब दैट इज नॉट दिस केस, दैट इज ईसीबी एसोसिएटेड विद नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, क्या मैंने वो क्लास में डिस्कस किया था? मैम मेरे को लगता तो है, क्योंकि हम लोगों ने जब बनाई थी उस टाइम पे आपने कहा तो था कि ईसीबी में को याद दिलाना डिस्कस करने के लिए. हाँ, याद तो किया था या नहीं किया था ये याद नहीं है. एनीबॉडी रिमेंबर्स? डिड आई डिस्कस? मैम ईसीबी नहीं इंक्लूड करा था हमने, नहीं करा. क्या मैम इंक्लूड नहीं करा था हमने, जो आपने नहीं किया था, पर क्या मैंने ईसीबी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्लास में डिस्कस किया था? इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स? तो छोड़ो, सिलेबस में नहीं है, वैसे पूछूं जस्ट बिकॉज ईसीबी आया तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेक यू बैक कि ये ईसीबी जो हमने डिस्कस किया था नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के एस्पेक्ट से, वो डेवलप यहाँ पे हुआ था, इस्टेब्लिश यहाँ पे हुआ था. दैट वाज ऑल माय पॉइंट. ओके, सो या, सो दिस ईसीबी वाज गिवन द टास्क कि कैसे हम लोगों को अब कन्वर्ट करना है. तो जो हमारे इतने सारे छोटे छोटे नहीं, जो इतने सारे हमारे स्पेसिफिक नेशनल सेंट्रल बैंक्स थे, उसको अब हमने कन्वर्ट कर दिया था यूरोपियन सेंट्रल बैंक, मतलब कन्वर्ट नहीं बट पूरा यूरोप के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्रिएट कर दिया गया था. सो आफ्टर रिव्यूइंग प्राइस लेवल एंड अदर पर्टिनेंट फैक्टर्स, द कन्वर्जन रेट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1999. ओके, दीज आर सर्टेन रेट्स. किस रेट पे यूरो को कन्वर्ट किया था? जस्ट हैव अ लुक इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड. सो सबको एक ही रेट पे नहीं किया था, different rates. You don't have to remember these rates for your exams, but you need to remember all other theory. Okay, so establishing proper values is very important because of two reasons. Number one,
अगर हम किसी कंट्री के करेंसी को ओवर प्राइस कर देते हैं, ओवर प्राइस मतलब उसका हम एप्रिशिएटेड वाला वर्जन दिखाते हैं, तो क्या होगा, वो अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगी। एप्रिशिएट का मतलब है कि लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हम किसी को अंडर प्राइस दिखाते हैं किसी कंट्री को, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री को उतना ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा उनके एक्सपोर्ट्स के लिए जितना मिलना चाहिए था। और इसी वजह से रिक्वायरमेंट थी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्रिएट किया जाए, ताकि जो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए एक ये यूरोजोन क्रिएट किया गया है, यहाँ पे किसी कंट्री का लॉस ना हो, ना किसी की करेंसी ओवर प्राइस हो, ना किसी की करेंसी अंडर प्राइस हो। तो अगर हम शुरू में ही ये वन साइज फिट ऑल वाला मॉडल अडॉप्ट करके यूरो में कन्वर्ट कर देते, तो ऐसा लगता कि अरे ये तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो एक तरीके से ये हो गया कि पूरा अगर हम ले रहे हैं यूरोप को, तो उसमें हमें जो इंडिविजुअल कंट्रीज है उनकी इंडिविजुअलिटी को नुकसान हुआ है, उनकी इंडिविजुअल इकोनॉमिक कंडीशन को नुकसान हुआ है, तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं। अगर हम वन साइज फिट्स ऑल ले लेते, तो स्टार्टिंग से ही सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से कन्वर्जन रेट बनाए गए थे। So the damage done by such a limitation of monetary policy depends on issues such as the mobility of factors of production, conversion of economic conditions in the member countries, and there are various other reasons. Now, presently, what is the situation? If anything is clear from our description, okay.